भाई जी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार। आज हम आए हैं जिला मुरादाबाद के 29 विधानसभा क्षेत्र कुंदरकी में और आज हम मिले हाजी शरीफ उद्दीन पासा जी से। और जो सरकार नहीं कर रही है वो पासा जी कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि लॉकडाउन के समय में जो गरीबों के यहाँ चूल्हे नहीं जल रहे हैं वो पासा जी ने जलाए हैं। तो जानते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे भाई जी टीवी चैनल में। धन्यवाद भाई जी टीवी के एंकर जी चैतन्य जी। धन्यवाद। सर ये बताइए, जो लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें बहुत से गरीब लोग हैं, वो मजदूर लोग हैं, ये मर रहे हैं और इनके घर में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। तो हमें पता चला है कि आप जो ये गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं और उनको वस्त्र वगैरह और आने जाने का बहुत से काम कर रहे हैं। तो आप बताइए आपने लॉकडाउन में क्या क्या किया जो कि सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार जो कर रही है वो बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से मजदूर को खाना मिल रहा है, गरीब को खाना मिल रहा है। तो सर क्या किया है आपने? मैं हाजी शरीफुद्दीन पाशा उर्फ बाबू वकील, मैं ग्राम चक फाजिलपुर का रहने वाला हूँ। हाल में कुंदरकी पाशा चौक पर रहता हूँ। हमने लॉकडाउन 23 मार्च से शुरू हुआ, उसी वक्त से जो लोगों में हड़बड़ाहट मची कि अब क्या होगा, तो हमने निर्धन, असहाय, बुजुर्ग, विधवाओं और समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये प्रोग्राम बनाया कि भाई हम किसी न किसी सूरत से राशन का वितरण, ज़रूरत की चीज़ें लोगों को मुहैया कराएं। तो हमने तत्कालीन थाना अध्यक्ष कुंदरकी से परमिट लेकर पहले दिन ही हमने वाहन पास लेकर और यहाँ 150 कुंटल राशन हमने अपना इकट्ठा किया और उसके बाद उसको हमने बैग बनाकर तमाम क्षेत्र में, हर समाज में, दलित समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी, पिछड़े समाज में भी, बिना किसी भेदभाव के गांव-गांव जाकर हमारे वॉलंटियर्स ने अब भीड़ न लगाकर घर घर ज़रूरतमंदों को घर घर ये राशन हमने पहुंचाने का काम किया। दूसरी ओर हमारा चूँकि जो हम जिस जगह हम रहते हैं, जो हमारा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो सब नेशनल हाईवे के नज़दीक हैं। तो यहाँ से गुजरते हुए भूखे प्यासे परेशान हाल प्रवासी मजदूर जो हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे थे, उनका हाल भी नहीं देखा जा रहा था। हमने यहाँ अपने कॉलेज में, ITM डिग्री कॉलेज में यहाँ एक आश्रय बनाया और उन लोगों को हमने रोक कर उनको रात को खाना खिलवाकर यहाँ आराम कराया और तब उनको अगले गंतव्य की ओर रवाना किया। इस तरह हमने बहुत परेशानियाँ देखी लोगों की, जो देखी नहीं जाती थी। छोटे छोटे बच्चों के नंगे पैर चलना, बुजुर्ग लोगों को खिचड़ते देखना, तो उन परेशानियों को देखकर हम लोग बहुत परेशान थे। हमने उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिशें की हैं और भी अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी हमने देखा, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे दोस्त छत्रपाल जी, कमल सिंह जाटव और हमारे मुशाहिद भाई, हमारे हुस्न आलम, जो भी वॉलंटियर्स थे हमारे, उन्होंने आकर बताया कि यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरतमंद हैं लोग, परेशान हैं। तो हमने खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। तो जैसे कि सर आप जो खाद्य सामग्री जो बांट रहे हैं, तो सर किसी जाति या धर्म देखकर बांट रहे हैं? नहीं, इसमें हमारा हर समाज के लोग, हमारे यहाँ मौर्य जी भी हैं, हमारे यहाँ जाटव समाज के लोग भी हैं, हमारे चौधरी JS राठी जी हैं जाट, ये सब लोग हमारे जो हैं पूरे समाज के और मुस्लिम समाज के, वो आके जिसकी भी ज़रूरत बताते हैं। हर समाज में हमने बिना किसी भेदभाव के ये खाद्य सामग्री का वितरण किया। जैसे कि हमारे देश में जो हो रहा है वो जाति या धर्म देखकर ज़्यादा होता है। जैसे कि चाहे मुख्यमंत्री या मंत्री ही क्यों ना सही, क्योंकि वो जाति या धर्म देखकर ही बनाए जाते हैं हमारे देश में। और जो भी हो रहा है वो जाति धर्म देखकर ही हो रहा है। राजनीतिक जो फंडा है वो धर्म के आधार पर ही है। उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग तो समाज के उस हिस्से से आते हैं जिनका हमारा अपना व्यू है कि परिंदों के यहाँ फ़िरका परस्ती ही नहीं होती। कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। हमारे यहाँ तो हर समाज, हमारा एक जो ग्रुप है ITM ग्रुप, उसमें हमारे हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और हमारा स्टाफ, इस कॉलेज में हमारा तकरीबन 100 लोगों का स्टाफ है, हर समाज के लोग हैं। हमारे मित्रों में भी हर समाज के लोग हैं। तो हमारे यहाँ ये कुछ नहीं है, बल्कि हर समाज के लोगों की हमने दिल खोल कर मदद की है। मैं प्रतिवर्ष साल में जब जाड़ों का मौसम आता है तो अम्बेडकर पार्क बिलारी में मैं सालाना 1000 कंबलों का वितरण करता हूँ
अंबेडकर पार्क में बैठ के मेरे वहाँ के प्रिय मित्र सब जगह जगह गांव-गांव से लिस्टें बना के देते हैं। छत्रपाल सिंह जाटव जी हैं, हमारे बादाम सिंह जाटव हैं मुंडिया राजा के, हमारा महेश सिंह हैं सोनकपुर वाले, हमारे भाई ढकिया नरू के मनोहर सिंह जी हैं, हमारे सफ़ीलपुर के मास्टर साहब हैं। ये सब लोग ज़रूरतमंदों की, गुलड़िया के हमारे डॉक्टर साहब हैं कुंवर सिंह, ये अंबेडकर संघ वाले लोग हैं। ये सब लिस्टें बना के देते हैं कि भाई फला गरीब है, वो विधवा है, वो बुजुर्ग है, उनको कंबल की ज़रूरत है। तो हम प्रत्येक वर्ष 1000 कंबलों का वितरण हम अंबेडकर पार्क में सिर्फ ज़रूरतमंदों को, उसमें भी बहुतायत ज़्यादातर दलित समाज की होती है, पिछड़े समाज की होती है, अल्पसंख्यकों की होती है, बिना किसी भेदभाव के हम वितरण करते हैं। और हमारे ये साथी लोग हमारी उसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये बताने में कि भाई ये लोग ज़रूरतमंद हैं। तो जैसा कि सर जो प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों से जो आ रहे हैं, छोड़ के काम छोड़कर आ रहे हैं अपने, और वो पैदल आ रहे हैं, मर रहे हैं और भूखे प्यासे आ रहे हैं, जो नीचे का अमला है वो वास्तविक तौर पर धरातल नहीं, अगर सरकार कोशिश करती तो सर ये इतने जो मजदूर मरे हैं और ये पैदल आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता अगर सरकार करती तब। हाँ, सरकार ने हड़बड़ी में ये लॉकडाउन किया बिना किसी तैयारी के, और जैसे ही लॉकडाउन किया लोग एकदम आदेश ये हुआ कि जो जहाँ है वहीं रहे। लोग फंस गए। जब हफ्ता 10 दिन 15 दिन उनको खाने को नहीं मिला, भूखे मरने लगे, तब लोग निकल कर घर की ओर चले। तो अब ऐसे हालात में जो अमला है, प्रशासनिक अमला है, वो वास्तविक भूमिका नहीं निभा पाता, और पता नहीं कितना पत्थर कलेजा दिल कर लिया लोगों ने कि बड़े बड़े लाचार लोग निकल के गए हैं। हमने यहाँ पर एक रसोई, जनता रसोई कांग्रेस के उसमें प्रियंका गांधी जी की निर्देश पर यहाँ एक रसोई चलाई, और उस रसोई के जरिए जिन लोगों को बैंकों में खाते में पैसा आया था जनधन वगैरह में, वो बहुत भीड़ लगी अचानक। तो हमने बैंकों पर जाकर, जो सुबह से शाम तक इंतजार करके बैंकों में लाइन लगा रहे थे, उनको खाने का वितरण किया। नेशनल हाईवे से जो लोग पैदल गुजर रहे थे उनको पानी की बोतलें और खाने का वितरण किया। इस तरह से हमने समाज की सेवा की है, और सभी से उम्मीद करते हैं कि जो भी संपन्न लोग हैं वो इसमें मदद करनी चाहिए थी। जैसा कि सर लॉकडाउन जब लगा था तो 400 से 500 जनसंख्या थी पॉजिटिव। आज की जो देखें तो आज 2 लाख के लगभग हो चुके हैं, और लॉकडाउन खोल दिया गया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर ये लॉकडाउन नहीं लगता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती, और ये लगने के बाद भी अब ये लॉकडाउन खुल गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, लॉकडाउन तो आवश्यक था, लेकिन उससे पहले आवश्यक था। बहुत लेट हुआ लॉकडाउन तो हमारा कम से कम 1.5 महीना 2 महीने लेट कर दिया। जनवरी में पॉजिटिव केस की पता चल चुका था, और अब उसमें सरकार की अपनी राजनीतिक मजबूरियां रहीं, जिसकी वजह से वो महीने 2 महीने टाल के उन्होंने लेट आवर्स में वो जो है लॉकडाउन किया। लॉकडाउन का मतलब जो है वो एक दूसरे को अपनी दूरी बनाए रखना और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहना, ये बहुत अति आवश्यक था इस महामारी में। इसमें तो ये लॉकडाउन तो आवश्यक था, लेकिन जिस वक्त 500 की संख्या थी उस वक्त लॉकडाउन लगा। वजह क्या है? उस वक्त कोई जांच थोड़ी थी, वो तो एक आइडिया था। जब जांचें शुरू हुई, व्यापक पैमाने पर जांचें शुरू हुई, तब अब तादाद बढ़ते बढ़ते 2 लाख हो गई, और ये अभी और भी बढ़ेगी। चूँकि प्रवासी मजदूर जब अपने अपने गृह जनपदों में गृह पे पहुँच रहे हैं, घरों पे पहुँच रहे हैं, वहाँ टेस्टिंग शुरू हो गए। टेस्टिंग अब बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, इसलिए तादाद बढ़ रही है। मृतकों की संख्या भी बहुत हो गई है। 6000 के आसपास मृतकों की संख्या हो चुकी है, 2 लाख के आसपास पॉजिटिव केस हो गए हैं। लेकिन अब चूँकि 130 करोड़ की इस भारत की जनता में अभी हम लोग फिर भी बेहतर स्थिति में हैं, जो दूसरे मुल्कों में तो बड़े कोहराम मच चुके हैं, अमेरिका और इटली जैसे लोगों में, चाइना में, अमेरिका में, इटली में। तो ये लॉकडाउन ज़रूरी था। अब अनलॉक हुआ है, लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू हुआ है, अनलॉक हुआ है, तो हमारा राशन अब भी काम शुरू है। हम अब भी ज़रूरतमंदों को बुला कर। जैसा सर एक सवाल और है, जैसे जो जमाती है, जमातियों की वजह से, जैसे कि बोलते थे कि जमातियों ने और मुस्लिम लोगों को बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ी है इस चक्कर में, लॉकडाउन में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मुसलमानों को मुद्दा बना लिया गया था। हमारे यहाँ पर भी कोई 2-4 मुस्लिम जो बेचने, फल फ्रूट सब्जी बेचने आए थे, वो भी कुछ लोगों ने बाहर निकाल दिए थे कि आप मुसलमान हो, ये करके आपको कोरोना है, ये है, वो है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो समाज में कुछ ऐसे घृणित लोगों ने बहुत नफरत फैला दी। जबकि आपने देखा होगा, तमाम वीडियोस देखिए कि सड़कों पर जो मदद को निकले हैं रमज़ान के महीने में, मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका
सड़कों पर निकलकर सामान लेकर खाद्य सामग्री और प्रवासी मजदूरों को, बसों वालों को, पैदल चलने वालों को बांटा है। ये कुछ लोग, कुछ पत्रकार, घृणित पत्रकार हैं, मैं तो ये कहूँगा। और बल्कि मैं ये जमात के बारे में जहाँ तक बात ये है, जमात को तो मात्र एक निशाना बनाया गया, गलती कहीं और की गई थी। गलती तो नमस्ते ट्रंप से शुरू हुई थी। कोरोना नमस्ते ट्रंप के जरिए आया। बल्कि मैं अपनी बात इन दोहों के साथ कहूँगा कि अंजना, रूबिका, देवगन और सुधीर सब ने मिलकर हम ही पे वार किया। साद मौलाना की क्या गलती थी, जिक्र जिसका 1000 बार किया। और ट्रंप आया था लेके कोरोना, उसका चर्चा क्या एक बार किया? तुम पे लानत है झूठे पत्रकारों, तुमने अपना दामन ही दागदार किया। और पत्रकार हैं वाजपेयी, रवीश कुमार, अभी शर्मा जैसे, जिन्होंने नाम रोशन है पत्रकार किया। तो जमात की कोई गलती नहीं थी। जमात गवर्नमेंट की परमिशन से हुआ। अगर कहीं कमी थी तो आप उनको, जो विदेशों से लोग आ रहे थे, उनकी जांच करते। जब ये पता हो चुका था कि यहाँ कोरोना फैल गया तो उनकी जांच करते, परमिशन न देते, परमिशन रोक देते। ये तो सिर्फ जमात के ऊपर तो रख दिया गया। बाकी तो नमस्ते ट्रंप से शुरू हुआ है। जहाँ जहाँ ट्रंप गए, आगरा गए, अहमदाबाद गए, जहाँ जहाँ गए वहीं बड़े पैमाने पर ये फैला है। सर, जैसे कि आपने अपनी जो आपकी दुकानें हैं, मुझे नहीं पता कितनी हैं, उनका आपने किराया माफ़ किया है, वो कितनी दुकानें हैं आपकी? हाँ, हमारा आईटीएम ग्रुप की, आईटीएम मार्केट के नाम से जी। हमारे 4 हम भाई हैं। हमारे एक वो मेरे भाई हैं हाजी मुस्तजाब, मुझसे छोटे हाजी मोहम्मद हनीफ, उनसे छोटे हाजी भूरे और मैं। हमारी चारों भाइयों की तकरीबन 87 दुकानें हैं आईटीएम मार्केट के नाम से। और जैसे ही लगा लॉकडाउन हुआ तो लोगों में खड़बड़ाहट मचा, दुकानें बंद हो गई, दुकानदारों को परेशानी हुई कि अब क्या होगा, कब तक का लॉकडाउन रहेगा। तो हमने सबको एक मैसेज दिया, उनके घरों पे एक मैसेज दिया कि आप लोग परेशान मत हो। ये जब तुम हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हो, हाँ, हमारा सहयोगी हो, हमारे किराएदार हो, हमारे अपने परिवार के लोग हो, आप परेशान मत हो। ये जब तक भी लॉकडाउन रहेगा हम इन 87 की 87 दुकानों का कोई किराया नहीं लेंगे। और अपील करेंगे समाज के अन्य लोगों से भी कि वो भी अपने अपने किराएदारों से किराए न लें, क्योंकि ये विपत्ति की घड़ी है, मुश्किल घड़ी है, दुकानें बंद हैं, कारोबार ठप हैं, ऐसे में कहाँ से लोग किराए देंगे। इसलिए मेरी अपील औरों से भी है। मैंने तो अपने सब भाइयों से मशवरा करके अपनी आईटीएम ग्रुप की मीटिंग करके आईटीएम मार्केट की 87 की 87 दुकानों का किराया माफ़ किया है। जैसे सर बताना चाहेंगे कि ये जो आपकी 87 दुकानें हैं, उनका जो मासिक किराया कितना होगा लगभग? देखिए, मासिक किराया ये अलग अलग रेट की दुकानें हैं। किसी का किराया 1500 रुपये है, किसी का 1000 रुपये है, किसी का 4000 भी है। तो कुल मिलाकर 2 लाख से ऊपर का किराया प्रति माह बनता है। अब ये 2-2.5-3 महीने का किराया हमने ये माफ़ किया है। समाज हित में है, अपने हमारे बंदे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं जो दुकानदार हैं, तो इसलिए कोई हमें वो नहीं, हमने ये माफ़ किया है। जब जहाँ हमने समाज के लिए इतना सालाना करते हैं, हम करते रहते हैं। हमारा सामाजिक सोशल वर्क बहुत ज़माने से हमारा सोशल वर्क है। हमने कुंदरकी में लोगों को 50-50 गज के मकान बनाकर भी फ्री बांटे हैं पिछले दिनों में। तो इस तरह ऊपर वाले ने हमें, उसी में बरकतें हैं हमारी, उसी में ऊपर वाले ने हमें दिया है, हम उसी में से अपना सबके लिए सहयोग करते हैं। तो जैसा कि सर आपने बीते दिनों में राजनीति भी की है, तो आगे क्या आपको राजनीति करने का प्लान है? हाँ, मैंने तो एक ज़माने से मैंने राजनीति के बहुत पुरानी बातें लेकर सन 70-71 के दौर से, और सन 2002 में आके मुझे बहन जी ने टिकट दिया था बहुजन समाज पार्टी से। 2002 में मैंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और उस समय के हिसाब से मुझे एक बहुत सम्मानजनक स्थिति में 30,000 से भी अधिक, 31,000 के आसपास वोट मिले थे, और जिसमें दलित समाज की एक बहुत बड़ी भागीदारी उन वोटों में थी। तो वो प्रेम, वो सद्भाव मेरा दलित समाज में आज भी बरकरार है। और मैं उस क्षेत्र में काम करता रहता हूँ। राजनीति के क्षेत्र में मैंने चुनाव लड़ा, मेरे बेटे ने भी चुनाव लड़ा। अब हमारा बेटा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आरिफ पाशा एडवोकेट हमारे भाई बेटा है, और वो MMA BEd और PhD कर रहे हैं। सारे कॉलेजों की व्यवस्था
हमारे पेट्रोल पंप की व्यवस्था, ITM फार्म हाउस है हमारा, सबको देखभाल रखते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में हम हर वक्त सक्रिय हैं। मैं खुद 2002 से पहले 1996 से लेकर 2001 तक ग्राम प्रधान रहा हूँ चक फाजलपुर का। अब मेरे छोटे भाई की बीवी उसी गांव की प्रधान है। उससे पहले हमारे पिताजी, हमारे ताया, एक लंबा समय हमारा प्रधानी में, जिला पंचायत में, बोर्ड BDC मेंबरी में राजनीतिक जीवन रहा है। विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो इस तरह से हम लोग राजनीतिक। तो सर अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी पार्टी से टिकट लेना चाहेंगे? देखिए, अब हमारा जो मन है वो ये देखा है हमने कि इस पूरे कार्यकाल में जो वक्त अब गुजरा है उसमें कांग्रेस ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। समाज के निचले तबके तक, कमज़ोर वर्गों तक कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता गया है वहाँ तक, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आने वाला वक्त कांग्रेस का है, और हम भी यही है कि अगर विधानसभा 2022 में, हाँ 2022 में यदि पार्टी ने हमें उचित समझा और जिम्मेदारी दी तो हम निश्चित ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए। तो दर्शकों देखिए, ऐसे भी लोग हैं समाज में जो कि गरीब मजदूर की जो बात को समझते हैं, वह दिल की धड़कन को समझते हैं, और जो सरकार है वो अपने राजनीति फंडे में अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। और आप समझ सकते हैं अगर ऐसे लोग देश में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हों तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं।